योद्धाओं, कल हम लोगों ने जी से गुलाम वंश पढ़ा था। आज हम लोग के से खिलजी वंश पढ़ेंगे। उसके बाद टी से तुगलक वंश पढ़ेंगे। जी के टी हो जाएगा। तो खिलजी के वंश है 1290 से लेकर 1320 तक। सबसे छोटा राजवंश है हमारे दिल्ली सल्तनत का। ये आपको सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए, सबसे छोटा कौन सा है? खिलजी। और 1290 से 1320, सिर्फ 30 वर्ष का। पहला शासक कौन था इसमें? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावत वाली मूवी है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो आपने पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे अपने चाचा ससुर जो थे उसके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया था। और उसने देवगिरी में आक्रमण करने के लिए, देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव, उस पर आक्रमण करने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। और उसने लूट के लेके आया था और वहीं पे वो लूट के लाके एक जगह में थे, कड़ा मानिकपुर, वहाँ पे लूट का सामान लेके अलाउद्दीन खिलजी लेके गए थे और रामचंद्र देव को हराए थे। तो वहीं पे कुछ विवाद हुआ और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इसने एक फकीर थे सीधी मौला की हत्या करवाई थी। और दूसरा तर्क इसका फैक्ट है कि इन्होंने मंगोल आक्रमणकारी थे उनको हराया था और उनको हरा के इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और इस्लाम धर्म कबूल करवा के दिल्ली में ही उनको बसा दिया था। तो इन व्यक्तियों को, जो मंगोल से थे, उनको इस्लाम धर्म कबूलवा करके दिल्ली में बसाया था, इनको बोला जाता था नवीन मुसलमान। तो नवीन मुसलमान का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किसके शासनकाल में आया ये पता होना चाहिए, सीधी मौला की हत्या कौन करवाया ये पता होना चाहिए, पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बने। 1316 तक ये शासक रहे। और इनके शासनकाल में बोला जाता है कि इनके जो ससुर थे, इससे पहले के जो शासक फिरोज खिलजी, इनके जो बेटे थे उनको अंधा करके जेल वेल में डाल दिया था और उनकी बेटी से ये शादी कर लिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आए। अशिक्षित थे लेकिन कुशल योद्धा थे, महत्वाकांक्षी थे, दुनिया में शासन करना चाहते थे। इन्होंने कुछ उपाधियां ली थी, जैसे तुजुक, अमीर तुजुक, और इनके बचपन का नाम था अली गुरशा। सिकंदर ए शाने भी इनकी उपाधि थी। इन्होंने इनके समय में एक बहुत सारे सेना में मेंबर होते थे, जिसमें एक था नुसरत खां, बहुत ही इनका लड़ाका था। और दूसरा था मलिक काफूर, जिसका नाम और पद्मावत मूवी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, प्रोमिनेंट रोल दिया गया है मलिक काफूर का। तो मलिक काफूर को नुसरत खान ने खरीदा था एक युद्ध के दौरान। गुजरात युद्ध गए थे 1297 में गुजरात युद्ध में हुआ था। और यहीं पे नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में। तो 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? हजार दिनारी। तो हजार दिनारी किसका नाम है? मलिक काफूर का। गुजरात आक्रमण के समय इनका लेन देन हुआ था। फिर आप देख लो रणथंबोर का विजय। 1301 में रणथंबोर का विजय हुआ था। और पहले तो यहाँ पे नुसरत खां लड़ने गए थे, लेकिन नुसरत खां यहाँ पे हार गए 1301 में और उनकी मृत्यु हो गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद गए और रणथंबोर को जीता। उसके बाद है चित्तौड़ अभियान 1303 में। चित्तौड़ अभियान के बारे में ही पूरा, चित्तौड़गढ़ का किला जो बोला जाता था अभेद्य किला, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और चित्तौड़ के अभियान में जो राजा थे रतन सिंह, आपकी काल्पनिक परिदर्शना में शाहिद कपूर आना चाहिए। और जो कि उनकी वाइफ थी पद्मावती, और पद्मावत मूवी में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जौहर कर लिया था। तो चित्तौड़ के अभियान 1303 में रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे जीता था, लेकिन रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। दक्षिण भारत में कुछ विजय अभियान इनके देवगिरी था 1306 में। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और वहाँ के जो राजा थे रामचंद्र देव,
उनको हराकर बंदी बना के दिल्ली ले आए। तो देवगिरी 1306, वारंगल 1309। वारंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ का संदर्भ वारंगल के राजा रुद्र प्रताप देव से संबंधित होता है। तो प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने हराया और लूटा, और यही वारंगल के समय ही अस्त व्यस्त होके फिर भारत छत्तीसगढ़ में जो इधर से आए थे काकती, ये आए थे। तो वारंगल में 1309 में मलिक अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण करके प्रताप रुद्रदेव को हराए थे। द्वार समुद्र विजय 1310 में, मदुरा विजय या पांड्य विजय 1311 में हुआ था। और तेलंगाना पर आक्रमण के समय ही वहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिए थे। तो कोहिनूर हीरा को दिल्ली सल्तनत में कब लाया गया था? जब दक्षिण में अभियान हुआ था और तेलंगाना में आक्रमण किए थे प्रताप रुद्रदेव के समय। अलाउद्दीन खिलजी के ये अभियान जानने के बाद कुछ इसके इम्पोर्टेंट उपलब्धियां थी। क्या थी? सबसे पहला उपलब्धि था कि ये स्थायी सेना रखना शुरू की, और स्थायी सेना इससे पहले कोई नहीं रखता था, सब भाड़े के टट्टू या भाड़े के सेना लाके चलाते थे अभियान। ये अपने बोले मैं अपना स्थायी सेना रखूंगा, और स्थायी सेना की पहचान के लिए उनको हुलिया लिखवाने का प्रथा और उनके हुलिया लिखवाने का प्रथा शुरू किया। घोड़े रखते थे, सैनिक रखे थे तो घोड़े भी रखते थे, और घोड़े को दाग के उसकी पहचान भी रखते थे। तो घोड़े दागने की प्रथा करते थे। इसके बाद वो जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसका जो दरवाज़ा है उसको बनाने का श्रेय भी अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, और उसको अलाई दरवाज़ा इसीलिए कहा जाता है, अलाई दरवाज़ा। तो घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखवाने की प्रथा, स्थायी सेना रखने की प्रथा, ये सब आपके अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना रखी थी क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी था और पूरे भारत में विजय करना चाहता था। तो बहुत बड़ी सेना को वेतन देने के लिए भी पैसे चाहिए, और उतने उसके पास पैसे हो नहीं तो क्या करे? तो वेतन वो कम देता था। लेकिन अब वेतन कम देता था तो सैनिक का खर्चा कैसे चले? तो सैनिकों के जो दैनिक चीज़ें थी, आवश्यकता की चीज़ें, उसको खरीदने के लिए जो बाजार में सामान मिलता था उसको सब्सिडाइज कर देता था। तो बाजार में जो सामान मिलते थे सस्ते मिलते, जैसे हमारे देश में आज अगर मिलिट्री को देखो तो भारत में मिलिट्री को सामान उनके बाजार में, उनका जो मिलिट्री मार्केट होता है वहाँ पे टैक्स फ्री होता है, तो ताकि चीज़ें उनको सस्ती मिलती है, ताकि कम सैलरी में भी वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। हम जैसे लोग जो बहुत महंगी सामान में खरीदते हैं 20% 30% टैक्स देते हैं, उनको वो टैक्स नहीं लगता, तो 30% ऑलरेडी पैसे उनको कम लगते हैं। तो यही नीति को उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था और बाजार नियंत्रण की एक नीति बनाई थी। तो ये आपके मेंस में बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की प्रणाली क्या थी? उसने बाजार नियंत्रण में बाजार को वर्गीकृत किया था, मंडी, सराई दल और सामान्य बाजार के रूप में। भू राजस्व व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इसने जितने भी उस समय दान किया गया था भूमि था उसको वापस ले लिया और सरकारी जमीन उसको घोषित किया। जब सरकारी जमीन घोषित होता है था तो उसको एक शब्द बोला जाता था कि अब ये खालसा की जमीन है। तो अब ये क्या हो गई जमीन? खालसा की जमीन। तो गंगा दोआब जो क्षेत्र होते थे, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र, वहाँ पे उपज का कर 1/2 50% लेता था। एक इनका एक राजस्व का या आय का एक प्रमुख स्रोत होता था लूट का धन। इन लोग क्या करते थे? आसपास के राज्यों में लूटपाट करते थे, और लूटपाट से जो धन इकट्ठा होता था उसको बोला जाता था खम्स। तो ये वर्ड याद रखना, खम्स क्या है? लूटपाट से प्राप्त किया गया धन, और उसका बंटवारा होता था। सैनिक के लिए, सैनिक विभाग के लिए एक अलग से विभाग, जैसे हमारे देश में सैन्य विभाग होता है, उसी तरीके से इन लोगों ने एक नाम दिया था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज बनाया गया था सैन्य विभाग, और सैनिकों के से संबंधित सारे मामले दीवाने अर्ज देखता था। भू राजस्व वसूली के लिए एक विभाग बनाया गया था, उसको दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था। दीवाने मुस्तक राज। तो ये दीवाने मुस्तक राज थे। दीवाने रिसालत, दीवाने रियासत बनाया था व्यापारियों के नियंत्रण के लिए। सायनाए मंडी बनाया था बाजार के अधीक्षक के लिए। बरीद नामक संस्था बनाई गई थी जो बाजार में घूम घूम कर बाजार का नियंत्रण करते थे। मुनहियान गुप्तचर विभाग था। इस तरीके से कुछ चीज़ें इसकी थी। पद्मावत के बारे में आपको पता होना चाहिए। पद्मावत का रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। भाषा कौन सी थी? अवधी, ये याद रखना। मलिक मोहम्मद जायसी है तो फारसी मत मार देना।
पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी ने, इसकी भाषा थी अवधी। और इस समय भी अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख साहित्यकार थे जो इनके समय साहित्य की रचना करते थे। इतना कुछ होने के बाद जो आखिरी खिलजी शासक थे वो है मुबारक शाह खिलजी, और इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये हमारे आज के खिलजी वंश का हो गया। तुगलक वंश हम लोग कल देखेंगे। तो ये आज का खिलजी रहेगा। एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा कि क्या सर, हम लोग अगर प्रीलिम्स का कोचिंग कर चुके हैं और मेंस का कोचिंग अलग से नहीं करते हैं, तो हम लोग आपके मेंटरशिप प्रोग्राम से सीधे सीधे बेनिफिट ले पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, या फिर अलग से मेंस का कोचिंग करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप प्री के बाद जो 4-5 महीने का ड्यूरेशन है, 4.5 महीने का, जिसमें आपको मेंस प्रिपेयर करना है, तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि अगर 4.5 महीने में आप मेंस की कोचिंग करके मेंस प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप मत करना। आप हमारे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में कंफर्टेबल हो गए, आप आराम से उतना कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन कोचिंग करने जाओगे तो आपका वो समय पूरा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो प्री में अगर आपने कोचिंग किया है तो प्री के सब्जेक्ट बहुत सारे मेंस में भी आते हैं, लेकिन मेंस के कुछ सब्जेक्ट जैसे पेपर नंबर 7 दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, ये टॉपिक जो है आपका मेंस में है, जो प्री में नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये खुद से समझ के कर सकता हूँ, तो आप हमारे साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो पाएंगे। लेकिन लगता है कि अगर इन सब टॉपिक्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, और यूट्यूब में कुछ तो वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन देख लीजिए अगर आपको लगता है कि आप इन सब सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में अपनी पकड़ खुद से बना सकते हैं, तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास समय है, अभी समय है, तो आप एक मेंस की कोचिंग कर लीजिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, तब भी आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा रिवीजन का सेशन। बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, बाकी पढ़ाई आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो कल मिलेंगे नए रिवीजन के साथ। आज के लिए थैंक यू।